प्रमोद सावंत आज मुसलसल दूसरी मुद्दत-ए-कार के लिए गोवा के वज़ीर आला के ओहदे का लेंगे हलफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, काबीना वज़रा समेत बीजेपी के सीनियर लीडर हलफ बर्दारी की तकरीब में होंगे शामिल। श्रीलंका के दौरे पर वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर श्रीलंका में आला क़यादत के साथ दो तरफ़ा मुज़ाकरात और 7 ममालिक के बिम्स्टेक सरबराह इजलास में लेंगे हिस्सा। वज़ीर आज़म 30 मार्च को वर्चुअल तरीके से सरबराह इजलास में लेंगे हिस्सा। रूस के साथ अमन मुआहदे के हिस्से के तौर पर गैर जानिबदार सूरत हाल अपनाने पर बातचीत करने के लिए यूक्रेन तैयार। सदर ज़ेलेंस्की ने मुज़ाकरात के अगले दौर में खुद मुख्तारी और सालिमियत को बताया तरजीह। चौरानवें ऑस्कर अवार्ड में फिल्म ड्यून ने मचाई धूम। अब तक 6 ज़ुमरों में बेहतरीन फिल्म एडिटिंग, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन, बेस्ट साउंड, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट विजुअल इफेक्ट में जीता अवार्ड। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने जीता स्विस ओपन बैडमिंटन ख्वातीन सिंगल का खिताब। मर्दों के सिंगल जुमरे में एच एस पर्नो को इंडोनेशियाई खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी ने 21-12, 21-18 से दी मात। और आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान मुंबई में होगा मुकाबला। कल खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5 विकेट से दी शिकस्त। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से दी मात। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर प्रमोद सावंत आज मुसलसल दूसरी मेयाद के लिए गोवा के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी तकरीब सुबह 11 बजे पणजी के करीब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में होगी। हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शिरकत करेंगे। प्रोग्राम में 10,000 से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्के है। डॉक्टर सावंत शुमाली गोवा की सांखलियम सीट से एमएलए हैं। वो पहली बार मार्च 2019 में मनोहर पारिकर की मौत के बाद वज़ीर आला बने थे। गोवा असम्बली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी ने 20 सीटें जीती हैं, जो 40 रुकनी ऐवान में अक्सरियत से एक कम है। महाराष्ट्रवादी गोमांतिक पार्टी के 2 और 3 आज़ाद एमएलए ने हुकूमत बनाने के लिए बीजेपी की हिमायत की है। और हलफ बर्दारी तकरीब से कबल हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्र ने प्रमोद सावंत और गोवा में बीजेपी इंचार्ज से खास बातचीत की। गोवा विधानसभा में सत्ता में कौन बैठेगा, जनता के जनादेश ने तय कर दिया है। शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गोवा अब अस्थिरता के दौर से निकलकर स्थिरता और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ राज्य के धर्म गुरुओं को भी आमंत्रित किया गया है। गोवा के लिए इस बड़ी मात्रा से पहली बार इस तरह का बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है स्थिरता एंड विकास। इसी के ऊपर तो हम फिर से एक बार डबल इंजन की सरकार गोवा में ला सके हैं। इसीलिए मुझे लगता है माननीय मोदी जी का विजन आत्मनिर्भर भारत, जो स्वयंपूर्ण गोवा में कन्वर्ट करना है, उसी विजन को आगे जाने के लिए पूरे लोगों की मदद हमें हमेशा के लिए मिलेगी। और डेफिनेटली आगे का विजन हम शपथ लेने के बाद लोगों के सामने बता देंगे। 2012 से गोवा में स्थिर शासन गोवा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया है। और जब हमारी सरकार केंद्र में आई तो केंद्र से इधर डेवलपमेंट के लिए, यानी ये अपना नेशनल हाईवे वो इधर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत पैसा हमारी केंद्र की सरकार, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी इनके नेतृत्व में जो सरकार है वो सरकार ने हमें बहुत मदद की है। ये तो एक स्थिर शासन और अच्छी सरकार, क्योंकि जो लोगों को लगनी चाहिए कि अपनी सरकार, ऐसी सरकार देने की कोशिश डेफिनेटली हम करेंगे। गोवा आपका स्वप्न, गोवा का स्वप्न एक ही है, आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोवा।
मनोहर पर्रिकर जी का स्वप्न एक ही है, गोवा मजबूत होना, गोवा स्वावलंबी होना। गोवा स्वावलंबी करने के लिए, गोवा जनता को मदद करने के लिए, गोवा विकास करने के लिए अगले 5 साल भाजपा काम करेंगे, व्यवस्था ठीक करने के लिए काम करेंगे, प्रामाणिकता से हम सरकार देंगे। वो गोवा जनता को हम विश्वास से कहना चाहता हूँ। भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर गोवा के लिए एक बहुत बड़ा दिन। प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं गोवा से, और सभी की निगाहें होंगी कि कौन कौन मंत्री बनेगा। सभी की निगाहें होंगी कि आखिर कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेते नजर आएंगे। कैमरामैन पी संथिल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, गोवा। और बात उत्तर प्रदेश की करें तो नवमुंतखब एमएलए आज वहां हलफ लेंगे। कानून साज असेंबली के आर्जी स्पीकर रमापति शास्त्री नवमुंतखब अरकान असेंबली को हलफ दिलाएंगे। नवमुंतखब अरकान असेंबली की हलफ बर्दारी का प्रोग्राम आज और कल 2 दिन तक जारी रहेगा। रियासती असेंबली के स्पीकर का इंतखाब मंगल को होगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में दूसरी रस्म तफवीज़ तकरीब में पद्म अवार्ड तकसीम करेंगे। सदर जमहूरिया आज 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 53 पद्मश्री अवार्ड पेश करेंगे। इससे कबल 21 मार्च को मुनक़िदा पहली रस्म तफवीज़ तकरीब में 2 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण, 54 पद्मश्री अवार्ड्स पेश किए गए थे। अवार्ड्स का ऐलान हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर किया जाता है। इस साल कुल 128 पद्म अवार्ड पेश किए जा रहे हैं। अवार्ड्स की फहरिस्त में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री अवार्ड्स शामिल हैं। समाजी इंसाफ व तफवीज़ इख्तियारात के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में दिव्यांग अफराद के लिए चीफ कमिश्नर के नए दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। दिव्यांग अफराद के लिए चीफ कमिश्नर का दफ्तर इम्तियाजी सलूक के हवाले से दिव्यांग अफराद के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मुआशरे में मसावी मौक़े और मुकम्मल शराकत को यकीनी बनाने के लिए आज़ादाना तौर पर काम करता है। और मालदीव के दौरे के बाद वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर अपने दौरे के दूसरे मरहले में कल देर रात श्रीलंका पहुँचे। 3 रोज़ा दौरे पर वज़ीर ख़ारजा श्रीलंका में आला क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुज़ाकरात करने के अलावा 7 ममालिक की बिम्स्टेक चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर का ये दौरा पिछले वर्ष दिसंबर में और इस माह की शुरुआत में श्रीलंका के वज़ीर ख़जाना बासिल राजपक्षे और फरवरी में श्रीलंका के वज़ीर ख़ारजा प्रोफेसर GL पेरिस के साथ 2 तरफ़ा मीटिंगों और बातचीत के बाद हो रहा है। डॉक्टर जयशंकर कल कोलंबो में होने वाली बिम्स्टेक वज़ारती सतह की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। श्रीलंका को मौजूदा इक़्तिसादी बहरान से बाहर निकालने के लिए भारत की जानिब से इक़्तिसादी राहत पैकेज देने के बाद से ये उनका जज़ीरा नुमा मुल्क का पहला दौरा है। और ख़बर बिहार से है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने गवर्नर फागू चौहान से मुकेश सहनी को काबीनी वज़ीर के ओहदे से हटाने की सिफारिश की है। भारतीय जनता पार्टी ने मवेशी और माही परवरी के वज़ीर मुकेश सहनी को हटाने की दरख्वास्त करते हुए वज़ीर आला को ख़त लिखा था। उसके बाद वज़ीर आला ने मुकेश सहनी को हटाने की सिफारिश की है। इससे कबल मुकेश की क़यादत वाली विकासशील इंसान पार्टी के सभी तीनों अरकान असेंबली ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। सालाना अमरनाथ यात्रा सभी कोविड रहनुमा खतूत के साथ इस साल 30 जून को शुरू होगी। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 11 अप्रैल को शुरू होगा। 43 दिन चलने वाली ये यात्रा 11 अगस्त को मुकम्मल होगी। कल जम्मू के राजभवन में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड मीटिंग में अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू करने का फैसला किया गया।
बोर्ड ने यह भी फैसला किया है कि यात्रा अनंतनाग जिले में पहलगाम शाहराह और गांदरबल जिले में बालताल शाहराह से एक साथ शुरू होगी। हर शाहराह से बजरिया हेलीकॉप्टर यात्रा करने वाले यात्रियों को छोड़कर एक दिन में सिर्फ 10,000 यात्रियों को जाने की इजाज़त होगी। सरकार यात्रियों की नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए RFID निज़ाम शुरू करेगी। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर के दुबई दौरे का आज आखिरी दिन है। अनुराग ठाकुर आज दुबई कॉरपोरेशन फॉर टूरिज्म एंड कॉमर्स मार्केटिंग के CEO ओयसाम काजिम से मुलाकात करेंगे और उसके बाद मरकज़ी वज़ीर दुबई स्टूडियो सिटी का दौरा करेंगे और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर माजिद अस्सवैदी और मीडिया और तफरीही सनत की कुछ सरकर्दा शख्सियात से मुलाकात करेंगे। अनुराग ठाकुर इसके बाद दुबई एक्सपो 2020 में इंडिया पवेलियन का दौरा करेंगे, जहां इत्तलात और नशरियात की वजारत की जानिब से 15 रोज़ा मीडिया और तफरीही प्रोग्राम का इनकाद किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर इंडिया पवेलियन में सेलिब्रेटिंग द ग्लोबल रीच ऑफ इंडियन मीडिया एंड इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के उन्वान से एक सेशन में बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह के साथ बातचीत करेंगे। और इससे पहले दौरे के दूसरे दिन इत्तलात और नशरियात के मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2020 में शिरकत की और वहां कई नामवर शख्सियात से मुलाकातें भी की। अनुराग सिंह ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2020 में स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट तेजस का इफ्तिताह किया तो दुबई एक्सपो में इंडियन पवेलियन भी देखने पहुंचे। सहरोज़ा दुबई दौरे के दूसरे दिन इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कई मीटिंगों और प्रोग्रामों में शिरकत की। मरकजी वजीर ने दुबई एक्सपो 2020 में स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट तेजस का इफ्तिताह किया। ये एक स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन और गैर मुल्की रोजगार प्रोग्राम है। इसका मकसद UAE में बाजार की जरूरियात के मुताबिक हुनर से भरपूर भारतीय अफरादी कुव्वत को तैयार करना है। इस मौके पर इत्तलात और नशरियात के वजीर ने कहा कि तेजस का शुरुआती हदफ मुत्तहिदा अरब इमारात में भारतीय अफरादी कुव्वत के लिए 10,000 नौकरियां पैदा करना है। And our focus area will be to skill them and provide the world's largest workforce, the skilled workforce from India. Well, during the COVID-19 pandemic, it has been hardship for all of us. The life is disrupted during the COVID-19 pandemic. We had to reboot ourselves, reskill ourselves, upgrade our skills, not only for today's youth, but for those who were well established in their various areas. They were also to rethink, reimagine, and reskill themselves. And that is how they are again working in one field or the other. So this is a very prestigious project, Training for Emirates. उन्होंने दुबई एक्सपो के भारतीय पवेलियन में मुत्तहिदा अरब इमारात की बैनुल-अक़वामी ताउन की वज़ीर ममलिकत रीम अल हाशमी के साथ मीटिंग की। रीम अल हाशमी दुबई एक्सपो 2020 की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। साथ ही इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ने बांग्लादेश के वज़ीर सेहत से भी मुलाकात की। इसके अलावा इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ने सऊदी अरब के पवेलियन का भी दौरा किया, जहां उन्होंने सऊदी अरब मंडप के कमिश्नर जनरल हुसैन हनबाजा से मुलाकात की। साथ ही यहाँ कॉफी का लुत्फ भी उठाया। सऊदी अरब 2022 को कॉफी साल के तौर पर मना रहा है। उन्होंने यहाँ ऊंट की चमड़े से बने बैग और सऊदी अरब के कपड़ों को भी करीब से देखा। साथ ही सऊदी अरब की तारीख और दहाइयों के सफर पर एक फिल्म भी देखी। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर UAE पवेलियन भी गए, जहां उन्होंने UAE की तारीखी विरासत पर नजर डाली। उन्होंने रेत से लेकर टेक्नोलॉजी तक के UAE के तजुर्बे, वसी वसाइल और सलाहियतों को समझा। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात में फिल्म और तफरीह के शोबे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के साथ भी मुलाकात की। पहली मुलाकात मीडिया एंड एंटरटेनमेंट विजन के CEO ओलिवियर ब्रैमली, हंगामा डिजिटल मीडिया के बानी नीरज रॉय और टाटा प्ले के MD और CEO हरित नागपाल के साथ की। वहीं फिल्म और तफरीह के शोबे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के साथ दूसरी मीटिंग भी की। मीटिंग में अबू ज़हबी फिल्म कमीशन के कमिश्नर हंस फ्रैकिन के साथ भारतीय फिल्म हस्तियां भी मौजूद थीं, जिसमें फिल्मसाज कबीर खान और प्रियदर्शन ने भी शिरकत की। The new age content also, and with the new technology, we are not lagging behind, though we are one of the best
in that as well. If you look at the post-production facilities in India and the kind of talent pool we have, we are contributing from our side. There are many such Hollywood movies, their post-production have taken place in India. Many have been shot in India. So that ways we have a very competitive market back home, which makes a lot of sense for many from across the world to come and be there. Now the new sector of animation, visual graphics, gaming and comic has brought new opportunities to the India. And there also our IT sector and the other content producers, they play a very, very important role. 6 महीने से चल रहे दुबई एक्सपो 2020 का ऑफिशियली अख्ताम 31 मार्च 2022 को होगा। दुबई से मुनमुन भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। ड्यून फिल्म ने 94वें ऑस्कर में अब तक 6 ज़ुमरों में सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीते हैं। बेहतरीन फिल्म एडिटिंग, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेहतरीन प्रोडक्शन डिज़ाइन, बेहतरीन साउंड, बेहतरीन विजुअल इफ़ेक्ट, बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी के लिए अवार्ड दिया गया है। ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर में जारी है। अदाकारा आरियाना डेबोस ने फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी के लिए बेहतरीन मुआविन अदाकारा का अवार्ड जीता है। डेबोस की पहली बार ऑस्कर के लिए नामजद किया गया था और उसने पहली बार ये अवार्ड जीता है। यूक्रेन रूस के साथ अमन मुआहदे के एक हिस्से के तौर पर गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ अपनाने पर बातचीत के लिए तैयार है। रूसी सहाफ़ियों से बात करते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इस तरह के मुआहदे के लिए तीसरे फरीक को ज़मानत देना होगी और रेफरेंडम कराना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि यूक्रेन मॉस्को के साथ अमन मुज़ाकरात के अगले दौर में खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर इसरार करेगा, जो आज तुर्की में होने वाले हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इतवार को कहा है कि वो रूस में इक़्तिदार की तब्दीली की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पोलैंड के दारुल-हुकूमत वारसा में हफ्ते के रोज़ एक तकरीर में उन्होंने मुबैना तौर पर कहा कि पुतिन इक़्तिदार में नहीं रह सकते। इसके बाद से बाइडन इंतज़ामिया इस तबसरे के बारे में मुसलसल वजाहत कर रही है। बाइडन इंतज़ामिया ने कहा है कि सदर जो बाइडन ने मॉस्को में हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा नहीं किया था। इन तबसरों ने अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए कुछ मुश्किलात भी पैदा कर दी हैं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने ख़बरदार किया है कि ऐसे बयानात जंगबंदी के अमल को मुतासिर कर सकते हैं। मैक्रों ने तमाम फरीक़ों से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की है। फ्रांस के सदर ने कहा है कि हालात पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहला एजेंडा जंगबंदी का हुसूल है। सदर इमैनुअल मैक्रों ने गुज़िश्ता माह यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद कई मौक़े पर रूसी सदर पुतिन से बात की है। और अब खेल की खबरें। भारत के स्टार शटलर और 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के ख़वातीन के सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। सिंधु ने 49 मिनट तक चले टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए थाईलैंड की बोसानेन को 21-16, 21-8 के फ़र्क से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया। इससे कबल दुनिया की 7वीं नंबर की खिलाड़ी सिंधु ने सेमीफाइनल में थाईलैंड की सुफानदा केटेथांग को 21-18, 15-21, 21-19 से हराया था। स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में भारत के एच.एस. प्रणय को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्हें इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी ने 21-12, 21-18 से हराया। प्रणय तवील अरसे बाद फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन खिताब अपने नाम करने से महरूम रहे। इससे कबल उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में दुनिया के 5वें नंबर के खिलाड़ी इंडोनेशिया के एंथोनी सेनी को हराया था और प्रणय 5 साल बाद किसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे हैं। उन्होंने 2017 में US ओपन का खिताब जीता था।
और बात आईपीएल की करें तो 2022 के तीसरे दिन चौथे मुकाबले में आज गुजरात टाइटंस और लखनऊ जायंट्स की टीम आमने सामने होंगी। खास बात यह है कि दोनों ही टीमें आईपीएल में पहली बार खेल रही हैं। लखनऊ जायंट्स के कप्तान केएल राहुल की क़यादत में मैदान में उतरेगी, वहीं गुजरात टाइटंस की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में होगी। दोनों ही टीमों ने नीलामी के दौरान खिलाड़ियों पर जमकर पैसा लुटाया था। दोनों ही टीमें पहले मैच को जीतना चाहेंगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि आईपीएल में डेब्यू कर रही दोनों टीमों के खिलाड़ी कैसी कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हैं। आईपीएल 2022 के दूसरे दिन कल खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलुरु की टीम ने 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 205 रन बनाए थे। जवाब में पंजाब ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 208 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए, जिसे दिल्ली कैपिटल्स ने 18.2 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 179 रन बनाए और मैच में शानदार जीत दर्ज की। भारत में ऐसे कई कदीम फ़नून हैं जिन्हें लोग भूल चुके हैं और आज जिनकी हिफाजत की ज़रूरत है। उनमें से एक मटपरई पेंटिंग है। फनकार अभिषेक सप्पन ने इसे मादूम होते कदीम फनपारे को दोबारा जिंदा करने में मसरूफ़ हैं। दुर्ग जिले के गांव डमूरडी के अभिषेक सपन पेशे से इंजीनियर हैं और मटपरई के बेजोड़ फनकार भी। मिट्टी और कागज को सड़ाकर ये आर्ट वर्क किया जाता है। छत्तीसगढ़ की मटपरई फनकारी को लोग तकरीबन भूल चुके हैं, लेकिन अभिषेक इसे फिर से जिंदा करने में मसरूफ हैं। वो मटपरई फनकारी के जरिए से 100 से ज्यादा अक़साम की चीजें बना लेते हैं। इस फन में छत्तीसगढ़ की सकाफत और तीज त्योहार की झलक देखने को मिलती है। ये मटपरई जो है, मट यानी माटी होता है, परई मतलब कागज की लुगदी और खल्ली को दोनों को सड़ाकर बनाया जाता है। मतलब मिट्टी, कागज और खल्ली तीनों के सम्मिश्रण से बनाई जाने वाली कलाकृति मटपरई कहलाती है। मटपरई कला में हमारी जो बुजुर्ग लोग थे, नाना नानी, दादा दादी लोग, वो लोग सब बनाते थे, तो उन्हीं लोगों का मैं सीख के बनाना स्टार्ट किया स्कूल टाइम से। उसके बाद मैंने कॉलेज में, स्कूल में सब पार्टिसिपेट किया मटपरई चित्रकला के। और ये हमारी विलुप्त प्राय मटपरई कला है, जो अभी बहुत कम लोग, शायद कोई बनाता भी नहीं है कला को। तो मैंने इसको बोर्ड में और बहुत जगह बनाने की कोशिश की है। उन्होंने मटपरे फनकारी के जरिए से मांदरी रक्स, सुआ रक्स के फनपारे समेत ऐसे ढेरों फनपारे गढ़े हैं जिन्हें काफी सराहना मिल रही है। अभिषेक फनपारी में छत्तीसगढ़ की लोक कहानी और कबायली देवी देवताओं के जरिए से यहाँ की सकाफत और जानवरों के साथ फितरत से जुड़े मौजूआत को मटपरे फनकारी में उकेरते हैं। मटपरई चित्रकला बहुत अच्छा चित्रकला है और अभिषेक सपन के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से उसे विलुप्त हो गई, उसको फिर से उकेरा जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारे गांव के गौरव की बात है। अभिषेक को तो ये फन विरासत में मिला है, इसलिए वो इसे आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हकीकत में खत्म होने के दहाने पर पहुंच चुके इस फन को तहफ्फुज़ देना बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ से खास रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायज़े में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा इनकलाब की अहम सुर्खियों पर। पहली अहम सुर्खी इनकलाब ने लगाई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आमिला की अहम मीटिंग। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, हिजाब मसला सुप्रीम कोर्ट में कानूनी और मजहबी माहिरीन की वाज़े करेंगे। आईन हिंद में हर किसी शख्स को आज़ादी के तहत मनपसंद लिबास पहनने की आज़ादी है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो मीटिंग हुई थी दारुल उलूम नज़बतुल उलमा लखनऊ में, वहाँ ये बातें कही गई है, उसी को अखबार ने लिखा है। इनकलाब की अगर आलमी सफ़े की सुर्खी की बात करें तो अमरीकी सदर बाइडन ने रूस के सदर को कसाई करार दिया है। जंग चंद दिन या महीनों में नहीं जीती जाएगी, हमें एक तवील जंग के लिए ख़ुद को मजबूत बनाना होगा। अमेरिका की रूसी सदर को तंबीह, किसी नाटो मुल्क में कदम रखने का भी ना सोचें। यूरोप में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी नाटो इत्तेहादी ममालिक का दिफा है, न कि रूस से जंग करना। अमेरिका का कीव के सिक्योरिटी इमदाद के तौर पर $100 मिलियन देने का अमेरिका ने ऐलान किया है।
आगे बढ़ते हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की अगर अहम सुर्खियों की बात करें तो सफ़े अव्वल की पहली सुर्खी है उर्दू तरक्की पसंद ज़बान और जंग आज़ादी में उर्दू का अहम रोल है। उर्दू ज़बान को उसका वाजिब हक दिलाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई जारी रहेगी। और उर्दू सहाफ़त के 2 साल मुकम्मल होने पर प्रेस क्लब में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। वहीं मुक़र्रिरीन ने इन बातों का इजहार किया है। साथ ही मुक़र्रिरीन ने कहा कि उर्दू हिंदुस्तान की तरक्की पसंद ज़बान भी है और सभी हिंदुस्तानियों की ज़बान है। उर्दू ज़बान ने जंग आज़ादी में नुमाया खिदमत अंजाम दी है और इसकी खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। एक और ख़बर हम राष्ट्रीय सहारा की ही आपको दिखा देते हैं। सफ़े अव्वल की ही सुर्खी है राष्ट्रीय सहारा की, ये है हिंद मालदीव की शराकत दारी बहर हिंद के ख़ित्ते के इस्तेहकाम और खुशहाली की ताकत है। मालदीव में इंडियन ग्रांट कॉरपोरेशन से तामीर किए गए नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट के इफ्तिताही तकरीब से डॉक्टर जयशंकर का खिताब, वह श्रीलंका के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा हमारा समाज की अगर हम सुर्खियों की बात करें तो सफ़े अव्वल की पहली सुर्खी है बेटियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें। रेडियो के अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में वज़ीर आज़म मोदी की लोगों से अपील, पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर भी वज़ीर आज़म ने ज़ोर दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले को खराज अक़ीदत पेश करते हुए आवाम से अपील की है कि वो अपनी बेटियों की तालीम पर तवज्जो दें। और एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं। रोज़नामा हमारा समाज की ही इफ़्फ़त व इस्मत आलमी मज़ाहिब का मुश्तरका असासा है। इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी और AMU के इश्तराक से 2 रोज़ा आलमी मज़ाहिब और निज़ाम इफ़्फ़त व इस्मत पर सेमिनार का इनेकाद किया। उसी में मुक़र्रिरीन ने कहा है कि इफ़्फ़त व इस्मत आलमी मज़ाहिब का मुश्तरका असासा है। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आइए अब बुलेटिन में फ़िलहाल बुलेटिन ये इख्तिताम को पहुँचता है और इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आदाब। खूबसूरत एहसासों को संजोते पिरोते ये मासूम नटखट हमारे साथी, उछलते कूदते दिल की बात कह जाएं, इनसे जुड़ी कई बातें, कुछ सच कुछ अफवाहें। जानिए हमारे साथ हमारे नए शो में माय पेट माय बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, हर रविवार शाम 7 बजे DD नेशनल पर। आईन ने आवाम को दिए हैं वो कौन कौन से बुनियादी हुकूक। राइट टू प्राइवेसी अगर आप वायलेट कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली आर्टिकल 21 वायलेट। क्या है हमारी जिम्मेदारियां? डिफेमेशन के लिए जरूरी है कि जो आप कह रही हैं वो कोई तीसरा सुन ले। इन सवालों के जवाब के लिए देखना ना भूलें हिंदुस्तानी आईन पर मबनी खास प्रोग्राम अपना मुल्क अपना आईन, सिर्फ DD उर्दू पर बरोज़े जुमा रात 8:30 बजे।